10 अप्रैल 1912 की बात है जब दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरियस और सबसे ज़्यादा सिक्योर जहाज दी अनसिंकेबल टाइटैनिक ने अपनी साउथहैम्पटन इंग्लैंड से लेकर न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका तक का सफर शुरू किया। On Wednesday, April the 10th, 1912, in brilliant sunshine, although the day was cold, the unsinkable pride of the White Star Line left Southampton. On April 10, 1912, Titanic left port in Southampton, England. इस शिप में कई बड़े अमीर इन्वेस्टर्स, क्रू मेंबर्स और कई इमिग्रेंट्स ट्रेवल कर रहे थे जो एक नई और बेहतर अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने के लिए अमेरिका जा रहे थे। इस शिप की लंबाई 882 फीट्स की थी और 92 फीट्स की इसकी चौड़ाई थी। इस शिप में हर तरीके की लग्जरी थी, जैसे बहुत बड़ा स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ, एक लाइब्रेरी, एक जिम और 4 रेस्टोरेंट्स थे और ऐसी कई तरीके की लग्जरीज इस शिप में थी। दोस्तों, इस शिप के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ और ये शिप व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। शिप पे काफी ज्यादा खुशी का माहौल था, लोग हंस रहे थे, पार्टी कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, अगले कुछ समय में क्या होने वाला था, इस बात से वो सब अनजान थे। शिप को चले हुए बस 2 ही दिन हुए थे कि टाइटैनिक को दूसरे शिप से वार्निंग आने लग जाती है कि जरा संभल के, आगे बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं। टाइटैनिक को बहुत वार्निंग्स मिलने के बावजूद भी शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने स्पीड स्लो नहीं करी और शिप को फुल स्पीड में चलने दिया, जो कि 21.5 नॉट्स की थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को 7 बार और वार्निंग्स मिलती है, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उनकी क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देती है और शिप को फुल स्पीड में चलने देती है। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इस रात को चांद नहीं निकला था, जिससे विजिबिलिटी और कम हो गई थी। दोस्तों, हर शिप में एक क्रोज नेस्ट होता है जिसको लुकआउट पॉइंट भी बोलते हैं। इस क्रोज नेस्ट में एक क्रू मेंबर होता है जो कि सामने आने वाले ऑब्स्टिकल्स पर नजर रखता है। इस रात को क्रूज नेस्ट में फेडरिक फ्लीट नाम के एक क्रूमेट थे जो इस लुकआउट पॉइंट पे निगरानी रखे हुए थे। रात के 11:40 पे फेडरिक फ्लीट को दिखता है कि उनके आगे एक 100 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ा एक आइसबर्ग है। ये देखते ही फेडरिक 3 बार घंटी बजाते हैं और कॉल करके डेक ऑफिसर्स को बोलते हैं कि जल्दी से शिप को मोड़ो, हमारे आगे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। ये सुनते ही फर्स्ट ऑफिसर विलियम ये ऑर्डर देता है कि जहाज को जल्द से लेफ्ट साइड मोड़ो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 11:40 पे ये जहाज आइसबर्ग से जाके टकरा जाता है। The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. कोलाइजन के इमीडिएटली बाद कैप्टन एडवर्ड डेक पे पहुंचता है और शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज को डैमेज चेक करने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर बाद में थॉमस कैप्टन को बताता है कि शिप के अंदर 5 वाटर टैंक्स में पानी भरने लग गया है और इस शिप को सिर्फ 4 ही वाटर टैंक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब ये था कि शिप में सिर्फ 4 ही वाटर टैंक्स तक पानी भर सकता था। उससे ज़्यादा अगर पानी शिप के अंदर भरा तो ये शिप डूब जाएगी। थॉमस ने बोला कि ये शिप 1 से 2 घंटे में डूब जाएगी। ये बात सुनते ही कैप्टन हैरान हो जाते हैं कि ये अनसिंकेबल शिप बहुत जल्द डूब जाएगा। ये सुनते ही रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ क्रू को ऑर्डर देता है इवैक्यूएशन स्टार्ट करने के लिए। प्रॉब्लम इस शिप में ये थी कि लाइफ बोट बहुत कम थी। इस शिप पे सिर्फ 20 लाइफ बोट थी जिनकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 1200 लोगों की थी और शिप पे करीबन 2200 लोग थे। रात के 12:15 पर कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं ऑफिसर फिलिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए, इस उम्मीद में कि आसपास की शिप अगर इस सिग्नल को सुने तो हमें रेस्क्यू कर लेगी। ऑफिसर फिलिप्स कई मिनट तक लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं। 12:20 पर एक शिप कार्पेथिया नाम से ये डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव करती है और बोलती है कि चलो शिप को टाइटैनिक की तरफ मोड़ा जाए और हम टाइटैनिक को बचाएंगे। प्रॉब्लम बस एक ही थी कि ये शिप टाइटैनिक से 58 नॉटिकल माइल्स दूर थी, यानी कि 107 किलोमीटर दूर थी और इस शिप को 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता टाइटैनिक तक पहुंचने में और टाइटैनिक के पास सिर्फ 1 से 2 घंटे ही थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक औरतों और बच्चों को पहले बोर्ड किया जाता है इन लाइफ बोट्स पे।
12:45 पे पहली लाइफ बोट उतारी गई थी और इस लाइफ बोट में सिर्फ 27 लोग ही थे, जबकि इसमें 65 लोगों की जगह थी। मतलब ऑलमोस्ट आधी लाइफ बोट खाली थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को लगता था कि ये शिप तो अनसिंकेबल है, ये शिप तो डूब ही नहीं सकती। दोस्तों, आप लोगों को हैरानी होगी ये सुन के कि उस रात थोड़ी देर बाद में क्रू मेंबर्स को एक शिप दिखती है जो कि टाइटैनिक से सिर्फ 20 नॉटिकल माइल्स यानी 37 किलोमीटर की दूरी पे थी। लोगों ने टाइटैनिक पे से डिस्ट्रेस सिग्नल लॉन्च करे इस उम्मीद में कि वो शिप हमें बचा लेगी, लेकिन उस शिप ने कोई जवाब नहीं दिया। इस शिप का नाम था SS कैलिफोर्नियन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो शिप थी इसने अपना रेडियो बंद कर लिया था और रात में ये शिप रुक गई थी क्योंकि समुद्र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। ये सुन के आपको हैरानी होगी कि रात के 10:55 पे SS कैलिफोर्नियन शिप ने ही लास्ट टाइम टाइटैनिक को वार्निंग दी थी। ये कहा था कि आगे बहुत ज़्यादा आइस है, थोड़ा संभल के, और ये भी बताया था कि हम रात को रुक चुके हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ की वजह से। थोड़ी देर बाद में शिप का बोर्ड डूबने लगा और शिप के जो प्रोपेलर्स थे वो दिखने लग गए थे और जल्द ही लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये शिप में पानी भरने लग गया है और शिप तो सही में डूबने वाली है। तब शिप पे एक केओस मच गया, बहुत ज़्यादा भीड़ भक्कड़ मच गई। लोग एक दूसरे से लड़ने लग गए लाइफ बोट्स पे जाने के लिए। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी जाती है, लेकिन जहाज़ पे अभी भी 1500 के करीब लोग मौजूद थे। 2:18 पे ये शिप दो हिस्सों में टूट के डूब जाता है और जो 1500 के करीबन लोग शिप पे अभी भी मौजूद थे वो या तो डूब के या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया से मर गए क्योंकि पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। At around 2:18 a.m., the ship snapped into two. The bow sank first, followed by the stern a couple minutes later. Those who went down with the ship were left in the freezing waters. रात के 3:30 बजे कार्पेथिया एरिया पे पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाइफ बोट पे मौजूद 705 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है और लगभग 1500 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जहाज पे आखिर तक बने रहे थे। इतने बड़े हादसे के बाद कई सेफ्टी रेगुलेशंस लाए गए, जैसे हर शिप पे सफिशिएंट लाइफ बोट्स होंगी हर पैसेंजर के लिए, और जैसे शिप के हल और डिज़ाइन को और मजबूत बनाया जाएगा जिससे शिप को डैमेज से बचाया जा सके। कई लोग SS कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन को ब्लेम करते हैं इस टाइटैनिक के हादसे के लिए कि अगर उस रात अगर वो टाइटैनिक की मदद कर देते तो शायद 1500 लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन इतने बड़े हादसे के लिए केवल सिर्फ एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी लोगों की गलती थी। जैसे लाइफ बोट की सख्त कमी थी शिप पे, सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स थी पूरी शिप पे, क्योंकि वाइट स्टार लाइन कंपनी, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उन्हें लगा था कि लाइफ बोट्स की तो ज़रूरत ही नहीं है इस शिप पे क्योंकि ये शिप तो अनसिंकेबल है। दूसरी गलती कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की भी थी क्योंकि इन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक नहीं करवाए थे। जिस दिन टाइटैनिक डूबा था उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होने वाली थी, लेकिन इन्होंने वो कैंसिल कर दी ये सोच के कि इस जहाज़ पर क्या ज़रूरत है, ये तो अनसिंकेबल शिप है। तीसरी गलती रॉबर्ट हिचिंस की थी जो शिप के स्टे व्हील को उस रात संभाल रहे थे, क्योंकि उस रात जब ऑर्डर आया कि शिप को लेफ्ट में मोड़ो, हमारे आगे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, तो पैनिक में आके रॉबर्ट हिचिंस ने शिप को राइट में मोड़ दिया, जिससे शिप और नज़दीक पहुंच गई थी आइसबर्ग के। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी आइस वार्निंग मिलने के बावजूद भी शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने शिप को स्लो नहीं किया। ऐसा क्यों था कि शिप के कैप्टन ने शिप की स्पीड स्लो नहीं करी? इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज बताई जाती हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर थ्योरी ये बताती है कि जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे वाइट स्टार लाइन कंपनी के, जोसेफ ब्रूस, उन्होंने कैप्टन पे प्रेशर बनाए रखा था कि शिप की स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए ताकि ये शिप अपनी पहली जर्नी सिर्फ 6 दिन में ही कंप्लीट कर ले, जिससे एक रिकॉर्ड सेट किया जा सके, क्योंकि ये कंपनी ये प्रूव करना चाहती थी कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज़ ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा तेज़ जहाज़ भी है। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरियस द अनसिंकेबल RMS टाइटैनिक की कहानी।